अच्छा जी, आज की जो क्लास है दैट इज सिंपली जनरल डिस्कशन. वी आर नॉट हैविंग रेगुलर क्लास टुडे बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इश्यूज एंड माय वॉइस इज लैगिंग. आई विल जस्ट टेक योर क्वेश्चंस और उसके आंसर्स करेंगे, ठीक है? अब पहले मैं मैसेजेस पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं ले रहा हूँ और उनको मैं आंसर करता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है? अब इसमें किसी का क्वेश्चन है कि जी एमसीक्यूज को कैसे कवर करें. दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एमसीक्यूज को हम इस तरह कवर कर सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो ईयर एंडर अभी तो आपका स्टार्ट है. मैं स्लाइड्स के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हाईलाइट करता रहता हूँ. आप देखते होंगे डेट्स ऐड कर देता हूँ या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ और आपको बताता रहता हूँ कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. फिर उसके बाद जब ईयर एंडर होगा तो मैं आप सबको एक कंपाइल्ड करंट अफेयर्स का कुछ शेयर करूंगा, कुछ पेजेस शेयर करूंगा. आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा. उसमें से मोस्टली आपके जो है ना वो करंट अफेयर के एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे. और साथ साथ न्यूज़पेपर को फॉलो करें. तो इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को कवर करने का. अब इसके अलावा किसी ने क्वेश्चन किया कि हाउ डिड आई गेट माई हेयर बैक. तो मेरे कभी गए नहीं थे. मेरे हेयर मेरे साथ ही हैं. वो बस इसमें अम, जो है ना वो ज्यादा पढ़ने की वजह से, आप सबको पढ़ाने की वजह से बहुत ज्यादा मसला पड़ता है, बाल गिरते रहते हैं. सो इट्स नॉट एन इशू. अच्छा, किसी ने पूछा इस्लामिक स्टडीज पे थोड़ा सा बता दें. तो इस्लामिक स्टडीज का थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि हम किस तरह इस्लामियात को लेकर चल सकते हैं. जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट भी हो सकती है. मैं अपनी स्ट्रेटेजी इस्लामियात के लिहाज से शेयर कर देता हूँ. कुछ इरेलीवेंट क्वेश्चंस ना पूछिएगा, बस जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको कवर कर देता हूँ. अब इस्लामियात एक इम्पोर्टेंट आपका जो है वो टॉपिक है. ऐसे पे भी मैं बताऊंगा अभी. अच्छा, इस्लामियात एक इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है. करंट अफेयर्स पे आप बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, या मैं करवा देता हूँ. पाकिस्तान अफेयर्स पे भी करते हैं, एसए पे भी, प्रेसी पे भी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे. लेकिन हमें समझ नहीं आती कि इस्लामियात को हम कैसे कवर कर सकते हैं. तो ये चीजें जो मैं आपको आज शेयर करूंगा वो प्रैक्टिकल चीजें हैं. मैंने खुद यूज की हुई हैं, मैंने खुद उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है. और उसके रिजल्ट 4 दफा मैंने अपने साथ उसको जो है वो इनकाउंटर किया. लाइक जो मैंने 4 दफा अपीयर हूँ इस्लामियात को देने के लिए, 2 दफा पीएमएस में, 2 दफा सीएसएस में. पीएमएस की इस्लामियात थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, सीएसएस की इजी होती है. तो व्हाट वाज माय अप्रोच व्हेन आई वाज द बिगिनर जस्ट लाइक यू, जिस तरह आप स्टार्ट कर रहे हैं. व्हेन आई वाज द बिगिनर लाइक यू, तो उसमें मेरी जो चीजें होती थी करंट अफेयर्स, सॉरी, इस्लामियात को करने के लिए, वो ऐसे ही होती थी कि पूरी बुक हम रीड करना शुरू कर देते थे. आई परचेज द बुक ऑफ करीम दाद चुगताई. उनकी इस्लामियात की बुक है, आई थिंक कारवान की. और उसको मैंने पूरा क्रैम करना स्टार्ट किया, उसके नोट्स बनाए, डिटेल नोट्स बनाए. बट एट द एंड ऑफ द डे आई कुड नॉट रिकॉल एनी ऑफ द हेडिंग्स और एनी ऑफ द आयत और हदीस जो भी याद की हुई थी. सो दैट वाज द ट्रेजेडी विथ मी. और ये मेरे साथ हमेशा होता है कि चीजें मुझे याद नहीं रहती. और पहली जो अटेम्प्ट थी मेरी, उसमें काफी ज्यादा इस तरह के मसले मुझे देखने पड़े, क्योंकि चीजें उसमें काफी दफा मिस हो जाती थी. और फिर उसके बाद हम इतनी तैयारी करके उसके नोट्स बनाते थे और एंड पे जब उसको रिकॉल करते थे तो कुछ भी नहीं याद रहता था. तो पहली अटेम्प्ट में तो मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं रही, मतलब एक अप्रोच जो मैं आपको बता सकूं. दूसरी अटेम्प्ट में मैंने क्या किया. रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस. जस्ट अ सेकंड. आपको आई थिंक थोड़ी सी आवाज बेहतर हुई होगी अभी, क्योंकि नेट चलता है अच्छा बीच में और बीच में ये डिस्टर्ब करता है. अच्छा, जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट की तो उसमें मैंने थोड़ा सा इसको एक सिस्टमैटिक तैयारी की. अब इसके ना आप सबको डिवीजन्स बनाने की जरूरत है. इस्लामियात के कुछ जो है वो अगर आप पास पेपर को एनालाइज करेंगे तो 4-5 डोमेन्स जिसमें से क्वेश्चन पूछता है. एक है वो अकायद और फराइज, ठीक है? अकायद कौन से हैं आपके और फराइज कौन से हैं. अच्छा, आई यूज टू राइट द आंसर्स इन इंग्लिश इन इन माय एग्जाम, और मैंने उसको तैयार उर्दू में किया था.
क्योंकि मुझे जो है वो उर्दू पहले आसान लगती थी, लेकिन पेपर में जाके मुझे पता लगा कि ऐसे इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो जस्ट बिफोर 1 और 2 वीक्स मैंने उसको शिफ्ट किया था इंग्लिश में। अच्छा, कायदे फराइज में से एक हमेशा लाजमी क्वेश्चन आता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल वो नमाज का पूछ लेता है, नमाज की इंपॉर्टेंस क्या है, रोजे का पूछ लेता है, रोजे की इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। इसी तरह आप जितने भी अकायद फराइज आप ऐड कर लें आपके, तो उसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं। तो अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो सेम पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं नमाज की, इसकी अगर सोशल हम बात कर रहे हैं कि सोशल किस तरह ये आपको इंग्लिशली आपको यूनाइट करता है, तो सोशल लेवल पे किस तरह आप सबको यूनाइट करता है। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस है बिटवीन रिच एंड पुअर का, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यही आप देखेंगे पॉइंट आपका जो है वो हज में भी आएगा, या आपका ज़कात में भी आएगा। तो मैंने बेसिकली इनके क्या किए थे, एक निमोनिक्स बना लिए थे। मतलब इन सब के पॉइंट्स देखे, मैंने कहा यार ये तो स्पिरिचुअल भी सेम है, सोशल भी सेम तरह के रिपीट हो रहे हैं, इकोनॉमिक सेम तरह के रिपीट हो रहे हैं, इंडिविजुअल लाइफ में भी सेम तरह की चीजें रिपीट हो रही हैं। लाइक ये शुरू में एनालाइज नहीं मैंने किया, फिर सम टाइम जो मैंने 1 साल रगड़ा लगाया पूरा पहली अटेम्प्ट में, दूसरे में गया तो मुझे ये आइडिया हो गया था कि पेपर के अंदर आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी, तो वी हैव टू डू समथिंग एल्स, कि आप पेपर के अंदर रिप्रोड्यूस कर लें और आप जो है इम्प्लीमेंट कर। तो मैंने बेसिकली उसके जो सेम पॉइंट्स थे उसको क्रैम किया और एक निमोनिक्स हमने बना लिया। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, और इट्स नॉट अ वेरी लाइक ऑर्थोडॉक्स किस्म का नहीं है, अजीब सा है वो, आप लोगों को मे भी समझ आए ना आए। मैं शेयर करता हूँ, लेट्स सी अगर मुझे मिल जाता है यहाँ पे निमोनिक्स मेरे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि मैंने किस तरह के निमोनिक्स बनाए, ताकि आपको एक इस्लामियात का आइडिया हो जाए कि भाई हमने इस्लामियात को लेके कैसे चलना है। हाँ, मुझे मिल गए हैं मेरे रेफरेंसेस, लेट मी शेयर देम विद यू। अच्छा, ये आप लोगों की स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं आपको निमोनिक्स? कैन यू सी द स्क्रीन? जी, स्क्रीन शेयर आप लोगों को नजर आ रही है? प्लीज चेक। अब अभी नजर आई है? ओके, थोड़ा सा अब इसमें देखें निमोनिक्स में मतलब यूनिवर्सल रेफरेंसेस मैंने याद की है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो ये सारे अहादीस से हैं और रेफरेंसेस हैं जो मैंने याद की। इसके बाद ये जुडिशियल सिस्टम की मैंने आपको बताया था ना, ह्यूमन राइट्स की कुछ निमोनिक्स बनाए, इकोनॉमिक सिस्टम पे बनाए। तो एक निमोनिक एग्जांपल दे देता हूँ। जुडिशियल सिस्टम के अंदर के फेयर डिलीवरी और काइंडनेस से इंटीग्रिटी शो होती है, और प्रॉपर्टी स्पेंड नहीं होती, और सेलर स्क्वेंडर नहीं करता। लाइक दिस इज वेरी इलॉजिकल। आप कहेंगे पता नहीं क्या अजीब किस्म की चीजें हैं, बट विद दिस इलॉजिकल थिंग्स आई हैव मेड सम लॉजिक्स। फेयर डिलीवरी की अगर हम बात करें तो जुडिशियल सिस्टम में फेयर डिलीवरी पे अल्लाह ताला की जो है वो कमांड है कि अल्लाह कमांड जस्टिस एंड फेयर डिलीवरी, सूरह आल इमरान के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है काइंडनेस। तो देयर इज अ नेक्स्ट कंप्लीट वर्स ऑन दिस वेरी पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करूँ, 1 2 तकरीबन 3 4 5 6, यानी 6 रेफरेंसेस एक लाइन के अंदर मैंने इंटीग्रेट करके उसको याद किया। तो दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज रेफरेंसेस और अपने निमोनिक्स बना सकते हैं चीजों को तैयार करने के लिए। तो बेसिक चीज मैंने आपको क्या बताई। अब मुझे मिल नहीं रहे नमाज रोजा वगैरह के मैंने निमोनिक्स ना बनाए थे, बट आई मेड दीज निमोनिक्स, और वो मैंने ऐड कर लिए, सारे पॉइंट्स याद कर लिए। अब कोई ना कोई क्वेश्चन तो आना था नमाज से रिलेटेड, रोजा हज ज़कात, ठीक है। उसके बाद जो आपके बेसिक अकायद हैं उनसे रिलेटेड आपके पास चीजें पूछी जानी थी, जैसे जो है वो अकीदा खत्म नबूवत है, दैट इज समथिंग डिफरेंट।
ठीक है, या द डे ऑफ जजमेंट के ऊपर यकीन, इसके ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मैंने आई मेड निमोनिक्स इन पॉइंट्स को अपने जेहन में रखते हुए। अब जब निमोनिक्स हेडिंग्स बना ली तो पूछेंगे कि सर इसके अंदर रेफरेंसेस भी हमने इनकॉर्पोरेट करनी है, तो रेफरेंसेस कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? तो अभी मैंने जो आपके साथ यूनिवर्सल रेफरेंस फाइल शेयर की, उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया कि यूनिवर्सल रेफरेंसेस मैंने बनाए थे, और तकरीबन वो 4 से 5 लाइंस थी जो मैंने याद की हुई थी। मैं पेपर में जाके क्या करता था, मतलब पहले अगर आप एग्जाम सेंटर में पहुंच तो आपको आप लाइंस वगैरह लगा लें। बट आई ऑल्सो यूज टू राइट दीज थिंग्स, लाइक जो निमोनिक्स थे पेपर के एंड पे बैक साइड पे मैं उनको लिख लेता था। जब मैं उनको लिख लेता था तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइंट मेरे जेहन में आ गया कि अब मैंने इस पॉइंट के अंदर रेफरेंस ऐड कर, तो पीछे अपने बैक साइड पर जाके जो रेफरेंसेस मैंने ऐड किए होते थे उसमें से मैं देख लेता था कि कोई इसके अंदर फिट इन हो रहा है, तो मुझे मिल जाता था, मैं इसी तरह उसको फिट इन कर देता था। तो दैट इज हाउ आई यूज टू क्रैम इस्लामियात की जो चीजें हैं। सॉरी टू से, अच्छी तरीके से करना चाहिए था, जो है इसको अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए था, उसको याद करना चाहिए था, क्योंकि सीएसएस तो यही डिमांड करता है कि आपको बहुत चीजें हर तरह टू द पॉइंट याद हो। लेकिन मेरी लिमिटेशंस हैं, मुझे याद नहीं होती चीजें, और हमें जो है वो इम्प्रोवाइज करना पड़ता है चीजों को इन द पेपर। तो इस तरह मैंने चीजों को इम्प्रोवाइज किया। तो अगर आप डिवाइड कर लेंगे इस्लामियात को, तो आप अकायद फराइज पे एक चीज आप बनाएंगे, फिर उसके बाद उसवा हसना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे लास्ट में क्वेश्चन आता है, तो उसी तरह उसके ऊपर भी निमोनिक्स कुछ बना लें। फिर उसके बाद इस्लाम का जस्टिस सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, उसके ऊपर पूछा जाता है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूछा जाता है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, कंटेम्पररी चीजों से रिलेटेड, जैसे इस्लाम जो है वो टेररिज्म को कैसे खत्म करने में जो है वो उसके अहकाम हैं। तो वही जो चीजें ह्यूमन राइट्स के हैं वो टेररिज्म के भी आ जाएंगी, क्योंकि टेररिज्म ह्यूमन राइट्स को इम्पैक्ट करता है। फिर उसके बाद एक चीज है जो हमेशा रिपीट होती है कि इजमा और इज्तिहाद, वो लास्ट में क्वेश्चन कभी ना कभी आता है, अगर आप पास पेपर को रिवाइज करें तो उसके ऊपर आप जो है वो। जी, आवाज आ रही है आप सबको? आई नो देर इज सम डिस्ट्रप्शन इन द वॉइस। ठीक है, तो इस तरह चीजें हम मैनेज कर सकते हैं इस्लामियात की। अब मैंने आपको इस्लामियात का आंसर दे दिया है। अब मैं देखता हूँ इसके अलावा आपने कोई जो चीज बताई है वो मैं आपका आंसर करता हूँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, आपकी डिफरेंट भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैं आप सबके साथ लाजमी डिस्कस करना चाहता था पहले, जब से सीएसएस का शेड्यूल अनाउंस हुआ, डेट इज एमपीटी। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं एमपीटी को देख के कि भाई अब पता नहीं इसको हम कैसे तैयार करेंगे। जो मेरी तरह के स्टूडेंट्स थे, मतलब अगर तब भी हम अफवाहें सुनते थे जब मैं तैयारी कर रहा होता था कि जी अब एमपीटी आ गया है और इसमें वन पेपर जॉब की तरह जिस तरह पेपर होता है, तो इसमें हम इसको किस तरह प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये चीजें याद तो रहती नहीं है, एमसीक्यूज स्पेशली। बीएमएस में भी मैं जो है वो जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है उसमें मर मर के उसको तैयार करता हूँ, उसको याद करता हूँ। तो एक जब हम ये चीज सोचते हैं ना तो चीजें हमारे लिए मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं। और फिर हम इस तरह देखते हैं कि कोई सेशन स्टार्ट कर रहा है एमपीटी को देखने का, क्योंकि आप लोगों का इंस्टाग्राम भी मोस्टली इसी चीजों पर डोमिनेट कर रहा होता है। तो आपको स्पॉन्सर एड्स जिस तरह मेरे करंट अफेयर्स की नजर आती हैं, इसी तरह आपको एमपीटी की भी स्पॉन्सर एड्स नजर आना शुरू हो जाती हैं, और आप फिर जो है वो उस तरह सेशन ज्वाइन कर लेते हैं और मोस्टली आपका टाइम वहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। Let me tell you one thing कि MPT, they have introduced MPT and gradually they will make it difficult, and we are not sure कि when they will make it difficult. Either इस साल करते हैं, अगले साल करते हैं, या कभी करते हैं,
दे हैव टू मेक इट डिफिकल्ट, बट अभी वो इस तरह का नहीं करेंगे। अब लेट्स से कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल, वो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर लेते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आती कि एमपीटी हम कैसे करेंगे, तो एमपीटी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इट इज द सेम थिंग एज योर एमसीक्यूज ऑफ योर कंपल्सरी एग्जाम्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला जो आपने चीज एमपीटी को प्रिपेयर करने के लिए, आपने एफपीएससी के जो सीएसएस के पास्ट पेपर्स हैं वो निकाल लेने हैं। अब आपके पास पास पेपर निकलेंगे आपके इस्लामियात के, कौन से एमसीक्यूज निकालने हैं आपने पास पेपर के? आपके पास इस्लामियात होगा, मैंने ऑलरेडी उसको बता दिया, इस्लामियात का आप लोगों के साथ। इसके बाद आप पाक स्टडीज, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और इसके अलावा आपके पास प्रेसी। करंट अफेयर को नहीं मैं डालता क्योंकि वो चेंज होता रहता है। इनके जो लास्ट 20 ईयर्स के एमसीक्यूज हैं, वो आपको जो है वो क्रैम आपने करनी है, मतलब कि वो रट्टा लगा हो, आपको इस तरह इतना अच्छा रट्टा लगा हो कि आप एक दफा उनको देखें और आपको वो चीजें सारी रिकॉल हो जाएं, तो इनको आपने लास्ट में क्रैम करना है। अब जिस तरह के एमपीटी आ रहे हैं, और मैं अगर उनको देखूं तो मुझे आज भी वो एमसीक्यूज याद होते हैं, मतलब वो चीजें मुझे याद होती हैं। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मैं काफी चीजें पढ़ता था, इट्स बिकॉज क्योंकि ये चीजें मोस्टली रिपीट हो रही होती थी, इस वजह से मुझे ये चीजें याद थी। एक तो आपने ये चीज करनी है, और ये खुद से करना है, यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी सेशन फॉर दैट, लिटरली स्पीकिंग। एंड ऑनेस्ट जो मेरा इसमें आपको एडवाइस है कि यू डोंट नीड एनी सेशन टू प्रिपेयर वन पेपर। अगर आपको इसके लिए भी सेशन ज्वाइन करने की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर टू गिव सीएसएस एग्जाम्स, क्योंकि आप अपने को एक्सप्लोर, खुद को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, और प्रेशर को बियर करने की बजाय शिफ्ट कर रहे हैं दूसरों पे, और दूसरों पे डिपेंडेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। तो डिपेंडेंसी आपने इंक्रीज नहीं करनी, स्पेशली फॉर एमपीटी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इसमें जिस तरह के जो मेंटोर्स इसको तैयार करवाएंगे, वो इसको सीएसएस लेवल से तैयार नहीं करवाएंगे, वो इसको वन पेपर के लेवल से तैयार करवाएंगे, और इसमें आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे, और आपकी जो बाकी चीजों पे फोकस है वो खत्म हो जाएगा। तो आपने इस तरह इनको ले ही लेके जाना। और दूसरा जो चीज आप इसमें करेंगे इम्पोर्टेंट, वो आप ये करेंगे, आप एफपीएससी के जो हैं वो वन पेपर पास पेपर्स ले लेंगे, वन पेपर पास पेपर्स आप उठा लेंगे, मतलब वन पेपर एग्जाम होता है इसका। वन पेपर एग्जाम क्या होता है, फॉर एग्जांपल नैब के लिए, एफआईए के लिए, या किसी भी इस तरह की पोस्ट है 16 ग्रेड की या 17 ग्रेड की, उसके वो एग्जाम कंडक्ट करता है। अब उसके पास पेपर्स ले लें, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और आप अपना टाइम इजीली मैनेज कर सकते हैं, तो 50 पास पेपर जो हैं वो इसके आप क्रैम कर लें, मतलब इस अच्छी तरह इसको याद कर लें। ठीक है। अब तीसरी चीज जो है वो एक्स्ट्रा आपको मैं एफर्ट बता रहा हूँ कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि नहीं अब तो मतलब तैयारी हो ही नहीं सकती, अब तो हमने इसको बड़ा सिस्टमेटिक वे में तैयार करना, तो उसके लिए स्मार्ट स्टडी बुक्स हैं, स्मार्ट स्टडी बाय कारवान, सब्जेक्ट वाइज। बड़ी छोटी सी जो है वो, इतनी छोटी सी बुक्स हैं, इस्लामियात की, पाकिस्तान स्टडीज की, इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे वो परचेज कर लें, और उसमें से आप डेली की बेस पे थोड़ा इस्लामिया तैयार कर लिया, थोड़ा पाकिस्तान अफेयर तैयार कर लिया, थोड़ा इसी तरह आपने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं एमपीटी के, आई एम नॉट श्योर उसके अंदर कौन कौन से डिवीजन हैं। अगर इंग्लिश की वोकेबलरी आई थिंक उसमें आती है, तो उसके लिए आपने जो है वो कारवान की वोकैब बिल्डर ले लेना है, वो लाजमी लेना है आपने। ठीक है, ये तो आपके एमपीटी के साथ आपके इंग्लिश प्रेसी में भी काम करेगा। तो आपने एमपीटी को इस तरह तैयार करना है कि ये आप कि तो एमपीटी क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका जो सीएसएस के एमसीक्यूज हैं वो भी तैयार होते जाएं। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना हो, एक तीर से दो शिकार करें, आप एमसीक्यूज भी तैयार करें सीएसएस के, और आने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजीली इजीली ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एमपीटी पे आंसर हमने दे दिया। अब आपके जो हैं वो इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि सीरीज में किस किस का आंसर शुरू करूं।
तो अब मैं ऊपर देखता हूँ, अब किसी ने क्वेश्चन मेंशन को किस तरह से देखते हैं। अच्छा जी, अब ऐसे का आपका थोड़ा सा मसला मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपको मटेरियल चाहिए अ, थोड़ा सा उसमें मैं आपको बता दूं। और वो बुक मटेरियल आप लोगों को मैंने ऑलरेडी शेयर किया, तो कर दूंगा। मेरा अपना नजर आ रहा है स्क्रीन पे? आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही हैं चीजें? ओके, मैसेज में बताएं स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर इफ नेट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अगर ओके, अब इसमें आपको कुछ ऐसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, और यही मैंने ऐसे तैयार किए थे। अगर आप इन्हीं ऐसेज को देख लें, और लास्ट जो सीएसएस के एग्जाम्स आए थे उसमें आपके पास कौन से क्वेश्चंस थे, मोस्टली इनमें से वो ऑलरेडी डिस्कस हो जाएंगे। और इसके अलावा इन टॉपिक्स के अलावा मेरे करंट अफेयर्स में से मोस्टली वो क्वेश्चंस आए थे जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था। तो जो हम करंट अफेयर्स ऑलरेडी कर रहे हैं वो आपका ऐसे का मटेरियल भी है। आप उसे ये ना समझिएगा कि खाली वो आपका करंट अफेयर्स का मटेरियल है, वो आपका ऐसे का भी मटेरियल है। एक वो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, एक पाकिस्तान अफेयर्स आप ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं जिस मर्जी सोर्स से, मुझसे कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं वहां से। करंट अफेयर्स के जो ग्लोबल पॉलिटिक्स हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं, वो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, साथ लोकल इश्यूज भी। और तीसरे नंबर पे कुछ जर्नल टॉपिक्स पे मैंने ऐसे की आउटलाइंस बनाई हुई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूंगा। तो इससे मेरे ख्याल से अगर मैं स्टूडेंट होता एट दैट टाइम और मुझे इस तरह का मटेरियल बैठे बिठाए मिल रहा होता, तो मेरा फोकस होता है कि भाई बस मैंने इसको रट्टा लगाना है। तो यही सजेशन आपके लिए है कि अगर आपने ये मटेरियल पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और ये जो मैं आपको चीजें दूंगा, अगर ये तैयार कर लेंगे तो आपका ऐसे का मटेरियल काफी आ जाएगा। फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें, और वो किस तरह प्रैक्टिस करें मैं भी बताऊंगा, अपनी अपनी जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वहां से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। समवन इज सेइंग कि हमें स्टडी पार्टनर चाहिए, इसीलिए मैंने जो है डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स के। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप जो है वो मेरे पिछले स्टूडेंट्स के जो बने हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें आप लोग अपनी डिस्कशन रिलेटेड जो भी क्वीज हैं वो आप उसमें से पूछ सकते हैं, और उसमें से आप मेरे पिछले स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, और नए जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आपस में कुछ डिस्कस कर सकते हैं, या जो भी स्टडी रिलेटेड है तो आपको मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके अलावा मैं अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के देखूं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का किसी ने पूछा हुआ है, और किसी ने पूछा हुआ है मेरी शेयर ऐसे स्ट्रेटेजी, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का पूछा हुआ है। तो तीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों के अब दोबारा आंसर करने लगूं। इसमें मैं आपका पहला आंसर जो है क्वेश्चन आंसर करता हूँ टाइम मैनेजमेंट का। ये क्या चीज? अब अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरह टाइम मैनेज किया जा सकता है इजीली? Time management is very important for your CSS point of view. अच्छा जी, अब टाइम मैनेजमेंट में आपको मैं बताऊं, अगर हम टाइम मैनेजमेंट किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट थिंग, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन टाइम मैनेजमेंट। मेरे से खुद अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन टाइम मैनेजमेंट। मैं भी चीज़ों को लास्ट मोमेंट पे कर रहा होता हूँ, आपको जब पढ़ाना होता है तो उस दिन बैठ के पूरी स्लाइड्स तैयार कर रहा होता हूँ, सारी चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ। और मतलब वेडनेसडे को हमारा लेक्चर खत्म होता है लास्ट उस वीक का। उसके बाद आई हैड 4 days टू वर्क ऑन अदर टॉपिक्स और उसको रीड करने के। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ मैं चीज़ें, सीजन्स देखने लग जाता हूँ, या बाकी सोशलाइजिंग जो भी चीज़ें हैं, आई लाइक स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन अदर एक्टिविटीज। और उसके बाद जब पढ़ती है मंडे को कि जी पहला लेक्चर है करंट अफेयर्स का, और पूरा टॉपिक मेरा जो है अपडेट नहीं हुआ, चीजें पढ़ानी है, सो आई यूज टू स्पेंड 5-6 मोस्ट आवर्स ऑन इट कंटिन्यूअसली। लेट नाइट स्टडी संडे की, और पूरा मंडे भी इस पे लग जाता है, ठीक है, ऑफिस के काम भी होते हैं।
तो आई एम नॉट गुड इन टाइम मैनेजमेंट, बट स्टिल आई कैन गिव यू माय 2 cents ऑन टाइम मैनेजमेंट फॉर CSS। अब उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपने मैं अपना अगर स्टडी रूटीन शेयर करूं, तो आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट इन माई स्टडी रिलेटेड शेड्यूल। कंसिस्टेंसी उसके अंदर क्या थी कि आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट कि भाई मैंने एक सब्जेक्ट को इतने अरसे में कवर करना है, क्योंकि रियलिस्टिकली स्पीकिंग जब आप एक माइंडसेट बनाते हैं कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इसको 2 वीक में खत्म करना है। अब जो स्टूडेंट बिगिनर लेवल पे होगा या जो स्टूडेंट मेरी तरह का होगा कि यार जो टॉपिक अच्छा लग गया मैं उसको गूगल से भी सर्च करूंगा, ठीक है, अब उसी साथ साथ अगर मुझे ऐसे भी पढ़ना है तो मैं ऐसे के ऊपर ज्यादा टाइम लगा लूंगा और बाकी चीजों पे कम टाइम रह जाएगा। तो इस तरह चीजें आपकी मैनेज नहीं होती हैं और ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में आपने ये चीज करनी है सबसे पहले कि आपके पास वीकली टारगेट्स होने चाहिए। अब वीकली टारगेट्स हर कोई डिफरेंट तरीके से सेट कर सकता है। जो स्टूडेंट है बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, जिसने अभी जुलाई में या जून में तैयारी स्टार्ट की है, अब उसके लिए जो वीकली टारगेट है वो ये होने चाहिए कि जो मैंने फॉलो किया है, फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे स्टार्ट कर रहे हैं और आप मेरा सेशन ले रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स का भी करंट अफेयर्स का भी, तो आपका वीकली टारगेट ये होना चाहिए कि जो मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ दिए हैं वो आप अच्छी तरह उसको क्लास में सुन लें या रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें, उसके नोट्स बना लें। उसके बाद आप 2 सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं साइड बाय साइड, आप तीसरा सब्जेक्ट अपने जो लेजर टाइम में स्टार्ट करें और तीसरा सब्जेक्ट को आप दें कि भाई मैंने इस वीक में उसके ये टॉपिक्स कवर करने हैं और आप उसको कवर कर लें। इसी तरह एसए और प्रेसी को साथ लेके चलें। इसमें जो मेन जो चीज है जो मैं करता था वो मैं वीकली टारगेट्स अपने बनाता था और मैं अपना जो है ना वो एक चार्ट बनाता था, पूरा टाइम टेबल, एक्सटेंसिव टाइम टेबल बनाता था कि भाई मंडे को मैंने क्या करना है, ट्यूसडे को मैंने क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे इवन एज वेल। तो इन चीजों को मैं लेके चलता था और पूरा वीकली टारगेट मेरा कंप्लीट होता था। फिर उसके बाद वीकली टारगेट्स के बाद फॉर एग्जांपल 3 वीक्स 4 वीक्स बाद मैं अपना रिव्यू करता था कि मैं अपने जो ओवरऑल टारगेट्स हैं जो मैंने सेट किए हैं उसमें मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पाकिस्तान अफेयर्स कंप्लीट हो गया, उसके नोट्स बन गया, दैट्स फाइन, रट्टा लग जाएगा, उसके पेपर मैंने देख लिया, तो इट मींस इट गिव्स मी सम कॉन्फिडेंस कि मैं उसको तैयार कर सकता हूँ। इसी तरह अगर इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पहले अटेम्प्ट में तो मैंने हर चीज इसकी आईआर की पढ़ी है, कोई बुक नहीं छोड़ी जो रिकमेंडेड बुक थी थ्योरीज को समझने के लिए, क्योंकि बिगिनर लेवल पे आपका माइंडसेट बड़ा बिल्कुल न्यू होता है। एंड एट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू अफोर्ड मेंटोर्स कि भाई मैं उनके पास जाऊं उनको फीस दूं, बिकॉज आई वाज आल्सो हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, आई वाज आल्सो catering to the needs of my family, जो उनकी financial needs हैं, so I was working part time as well. I used to give online tuitions and home tuitions. I was a teacher इंजीनियरिंग के बाद, क्योंकि फुल टाइम इंजीनियरिंग जॉब काफी ज्यादा टाइम ले लेती थी, तो आई यूज टू टीच इन माय पार्ट टाइम, मतलब शाम के टाइम और दिन के टाइम में पढ़ता था। तो मैं मुझे इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं थी कि मैं मेंटोर्स के पास आता और उनसे चीजें पढ़ता, सो आई यूज टू टेक थिंग्स माई सेल्फ और मैं खुद उनको चीजों को कवर करता था। अब आईआर की इतनी रिकमेंडेड बुक्स मैंने उनको डाउनलोड की, उनको रीड करना शुरू किया और इतना कुछ रीड कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने उनको नोट्स बनाए और जो चीजें तैयार थी, नोट्स पहले मैंने गलती की, नोट्स नहीं बनाए, जो मैं चीज पढ़ता था दिन में, अब मैं कहता था चलो मुझे मैंने पढ़ ली एक दफा, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं फिर मैं नोट्स बनाऊंगा। अब उससे क्या होता था, एक चीज आपने शुरू की है, कोई लिबरलिज्म वाली थ्योरी शुरू की है या रियलिज्म वाली थ्योरी शुरू की है, तो अब जब इतने ज्यादा उसके पेजेस पढ़ लेते हैं और फिर जब आते हैं यार अब नोट्स बनाने हैं, तो एक दफा तो आपने पढ़ लिया, आपका माइंड अंडरस्टैंड कर रहा होता है जो उसने अंडरस्टैंड करना है, वो वर्ड्स को तो नहीं मेमोराइज कर रहा होता या पिक्चर को तो नहीं मेमोराइज कर रहा होता, आपको दोबारा पेजेस पर जाना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है। तो ये मेरे साथ बड़ी एक मिसहैप हुआ, 2 महीने मेरे आईआर में स्पेंड हो गए, नोट्स भी नहीं बने। फिर जब मैंने इसको दोबारा देखना शुरू किया तो मैंने सिर्फ एक आईआर मैंने देखा भाई रियलिज्म के क्वेश्चन कौन से हैं। उसका आंसर मिला मुझे पैराग्राफ से, भाई ये आंसर है, मैंने उसके सिर्फ नोट्स बना लिए। तो नोट्स मेकिंग मैं करना शुरू किया। अब आपने भी नोट्स मेकिंग करनी है, ठीक है, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, और उसके बाद आपने देखना है कि वो आपको याद रह सकते हैं, इट्स फाइन, अगर याद नहीं रह रहे तो आपके नोट्स ठीक नहीं है। आपने जो नोट्स बना लिए हैं, आपने कल नोट्स बनाए हैं, आज उसको रीड करके देखें, आपको लग रहा है कि आप उसको रीड करके रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप रिवाइज कर सकते हैं, क्रैम कर सकते हैं, देन इट्स फाइन, आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार इतने ज्यादा नोट्स हैं मैं कैसे याद करूंगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब है आपके नोट्स मेकिंग में मसला है, आपके कॉन्सेप्ट
जो है वो क्लियर नहीं हुए एक चीज के। और आपने जो अपने मेमोरी एड्स, मतलब नोट्स क्या होती हैं, आपके मेमोरी एड्स होते हैं। आपने मेरी स्लाइड्स रीड की, आपको मेमोरी एड्स मिल गए कि यार ये भी चीजें हैं, ये भी चीजें हैं, ये भी चीजें हैं, अच्छा ये है, वो ये है, रशिया यूएस इस तरह करता है, यूएस चाइना के ये मामलात हैं। आपने उनको हेडिंग्स बनाई और उसके साथ कुछ मेमोरी एड्स के लिए दो तीन पॉइंट्स ऐड कर लिए अपने नोट्स में, तो नोट्स मेकिंग हो गई। अब आपने उसको दोबारा रिवाइज किया तो आपको रिकॉल हो गई। तो इस तरह की चीजें आपने करनी है। और टाइम मैनेजमेंट को आप इस तरह इंप्रूव कर सकते हैं कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। वीकली वैल्यूएशन आपने खुद अपनी करनी है। और जो बिल्कुल लिथार्जिक स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, यूनिवर्सिटी से ही उनकी आदत हैं जैसे मेरी होती थी, तो शुरू में आपने अपनी डेली वैल्यूएशन भी करनी है कि मैंने कितना टाइम जो है प्रोडक्टिव यूज किया, कितना टाइम मैं खाने पीने चला गया तो कितने घंटे मैंने जाया कर दिए, सोशल मीडिया पे मैंने कितने घंटे जाया कर दिए, रील्स देखने पे या शॉर्ट्स देखने पे कितना टाइम जाया कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू एवेलुएट दीज थिंग्स एंड इफ यू मेक योरसेल्फ अकाउंटेबल, तो आपकी काफी चीजें जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी और आप विद द पैसेज ऑफ डे इम्प्रूवमेंट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज टाइम। अब उसके बाद किसी ने जो मेरी स्टडी रूटीन पूछी थी, तो उसको भी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। इट्स मोर लाइक वन वे टॉक टुडे। काफी बोल रहा हूँ, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा टॉपिक तो हम कर नहीं सकते। अब स्टडी रूटीन की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि मैं एक इंजीनियरिंग के बाद मैं इस प्रोफेशन की तरफ आया था, सीएसएस को रीड करना स्टार्ट किया। अब इसमें थोड़ा सा बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता था सीएसएस कैसे किया जाए। एक एकेडमी ज्वाइन की, लाहौर में है बड़ी रिनाउंड एकेडमी। उन्होंने सारे सब्जेक्ट साथ ही शुरू कर दिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने 15 दिन के अंदर इसको क्विट कर दिया। खुद ही पैसे जोड़ के उसकी फीस दी थी और 15 दिन मैं नहीं गया। मैंने कहा भाई पैसों से बेहतर है कि मैं अपना जो है मेंटल जो पीस है उसको मेंटेन रख सकूं। तो मैंने उसको क्विट किया, फिर मैंने दोबारा से शुरू किया कि यार चीजें होती कैसे हैं। अब मेरे पास 12 सब्जेक्ट्स थे, आपने उसको जब इवेलुएट करना है, तो जब आप बिगिनर लेवल पे होते हैं तो आप हर चीज को हाथ नहीं डाल सकते अचानक से। मैंने स्टार्ट किया यूएस हिस्ट्री। मैंने कहा मुझे मतलब नेचुरली कुछ इंटरनेशनल चीजें अच्छी लगती थी, आईआर भी मैंने इसीलिए चूज किया। तो मैंने यूएस हिस्ट्री से स्टार्ट किया, उसके मैंने अच्छे नोट्स बनाए। ठीक है, और वो मेरा 1 महीने में कंप्लीट हो गया। साइड बाय साइड में उसको शुरू किया, वोकैबुलरी को तैयार करना, सेंटेंस मेकिंग से शुरू की मैंने इंग्लिश को अपने बेहतर बनाना। एक मेरी मैडम मुझे मिल गई, उन्होंने काफी अच्छा मुझे गाइड किया, मिस फिजा। उनसे मैं चीजें पूछता गया और वो मतलब करेक्शन एक्सरसाइजेस से उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा जो है वो इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन पे काम करवाया, चीजें इंप्रूव की। तो इंग्लिश मेरी साइड बाय साइड उससे ठीक हो गई। और इसी तरह मैं ऑप्शनल्स को और कंपल्सरी को, एक ऑप्शनल रखता था और एक कंपल्सरी रखता था, और वो तैयार होते जाते थे। अब एंड पे आप कहेंगे कि वो तो टाइम तो मैंने बहुत ज्यादा लिया। अब एंड पे मुझे इसका फायदा ये हुआ कि मेरे साथ मैं अकेला चीजें नहीं करता था, मेरे साथ मेरा स्टडी पार्टनर था अरसलान, जो मेरे साथ इस ग्रुप में भी हैं और वो प्रेसी भी पढ़ाते हैं। तो जब मैंने उसके साथ तैयारी, मतलब एंड में वो, मैं यूएस हिस्ट्री कर रहा हूँ, वो क्रिमिनोलॉजी कर रहा है। अब या उसकी इंडो पाक होती थी, या अगर मैंने इन्वायरमेंट और क्रिमिनोलॉजी, हमारे दोनों के सेम सब्जेक्ट्स थे, सिर्फ एक डिफरेंट था, यूएस हिस्ट्री मेरा था और उसका इंडो पाक हिस्ट्री था। अब जैसे क्रिमिनोलॉजी में कर रहा हूँ, वो इन्वायरमेंट साइंस में, उसको कहता था वो इन्वायरमेंट साइंस पर है, मैं क्रिमिनोलॉजी पढ़ता हूँ। अब क्रिमिनोलॉजी में जो मैं टॉपिक्स करता था डेली, मैं उसको एक्सप्लेन करता था, वो मुझे एक्सप्लेन करता था। इसी तरह हमारी रिवीजन भी हो जाती थी और नोट्स मेकिंग भी हो जाती थी। आधे सब्जेक्ट के नोट्स उसने बनाए, आधे सब्जेक्ट के नोट्स मैंने बनाए, हम दोनों ने शेयर किए नोट्स। और मतलब टाइम हमारा सेम टाइम में, हमने डबल एफर्ट्स करके उसको रिजल्ट्स को अपना डबल कर लिया। तो क्रिमिनोलॉजी आधा मैंने तैयार किया, आधा उसने तैयार किया, एनवायरमेंट साइंस आधा मैंने तैयार किया, आधा उसने तैयार किया। आईआर की जो है वो मेन थ्योरीज मैंने तैयार की, कुछ उसने तैयार की। पेपर 2 हमने डिवाइड किया। उसके बाद पंजाबी तो मुश्तरके तैयार होती है, क्योंकि आपने उसको याद करना होता है, रट्टा लगाना होता है, और उसमें हमेशा से मेरी वीकनेस रही है, मैं नहीं तैयार कर सका। तो उसके भी एंड पे मैंने निमोनिक्स बनाए। तो आप देखेंगे सारे आपके जो हैं वो ऑप्शनल जिस तरह तैयार हो गए। कंपल्सरी की बात है, इसी तरह जनरल साइंस एंड एबिलिटी साइंस हमने थोड़ी सी तैयार करनी थी, क्योंकि एबिलिटी पोर्शंस बीइंग बीइंग एन इंजीनियर हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आ सके। उसकी रीजन डिफरेंट है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद इस्लामियात भी हमने इसी तरह तैयार की, जो मतलब जो निमोनिक्स में आपको बता रहा हूँ हमने मिलके बनाए। कुछ टॉपिक्स उसने बनाए, कुछ हमने आपस में उसको डिस्कस किया, शेयर किया, वो तैयार हो गए। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स मैं उसे पढ़ाता था, पाकिस्तान अफेयर्स हमने पढ़ा नहीं।
फोकस नहीं किया, वही न्यूज़पेपर की चीजें पढ़ ली और एंड पे पेपर में रिप्रोड्यूस कर ली चीजें, तो उससे काफी फायदा हो गया। और ऐसे मैं उसका ऐसे चेक करता था, वो मेरी प्रेसी चेक करता था, क्योंकि ऐसे के अंदर चीजें मेरी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर होती थी, उसकी प्रेसी में होती थी। तो ये हमारी स्टडी रूटीन होती थी। सुबह तकरीबन 10 बजे से हम शुरू करते थे, 10 बजे शुरू करते थे दिन के पढ़ना, और तकरीबन 12-1 बजे तक हम मुसलसल पढ़ते थे। उसके अंदर कुछ 15-20 मिनट नींद भी आ जाती थी। फिर 1 बजे नमाज की ब्रेक होती थी, उसमें फिर हम ब्रेक करके और कुछ लंच करते थे। फिर थोड़ा इधर टहल लिया, कुछ बैठ गए, बाहर चले गए, तो 1 घंटा उसमें लग जाता था। फिर 2-2:30 बजे दोबारा स्टार्ट किया और 5 बजे तक पढ़ लिया। तो दिस वॉज आवर रूटीन, और ये हमने जारी रखी दिसंबर के मिड तक। सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई इस तरह की चीजें ही नहीं थी, समझ ही नहीं आती थी क्या करना। और तो नवंबर के बाद और जनवरी, ये दो आपके स्ट्रेटेजिक मंथ्स होते हैं। और जो जॉब कर रहे हैं मेरे साथ, जो हमारे कोलीग्स हैं, उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि जनवरी के महीने में छुट्टियां लें और उसको मैक्सिमम आप उसको यूटिलाइज करें। दिसंबर तक हमारा मैक्सिमम काम हो गया था, कुछ चीजें रह गई थी, जैसे आईआर को सेकेंड अटेम्प्ट में हमने तैयार नहीं किया, उसको हमने रिवाइज किया। फिर उसमें हम, वो मेरे घर कभी आ जाता था, मैं उसके घर चले जाता था, तो पूरा दिन हम पढ़ते थे। तो इस तरह दिसंबर जनवरी में हमने फुल टाइम लगा के उसको चीजों को तैयार किया। जनवरी में हमने राइटिंग प्रैक्टिस और ज्यादा कर ली। तो इस तरह हमारी चीजें काफी तरह मैनेज हो गई। मॉक्स मैंने नहीं दे सका क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हुआ, टाइम नहीं बचा। तो ये मेरा स्टडी जो थी वो रूटीन थी। अब इसमें लास्ट चीज किसी ने पूछा, जीएसए के बारे में बता दूं। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ आर्ट्स के, कुछ हैं मेडिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो इनके लिए आई रिकमेंड यू के जो मेरे कोलीग हैं रमजान, इश्तियाक, उनको मैं बुलाऊंगा किसी दिन। ही विल एक्सप्लेन यू के जनरल साइंस एंड एबिलिटी को किस तरह तैयार करना है, नंबर किस तरह बेहतर ले सकते हैं आप, और अगर आपने मैथ्स को तैयार करना है तो किस तरह कर सकते हैं। बीइंग एन इंजीनियर माई सेल्फ एंड अ ट्यूटर, जो ए लेवल्स और ओ लेवल्स के मैथ को एक्सप्लेन करता था, एडिशनल मैथ भी हम पढ़ाते थे। लेकिन मेरी वीकनेस थी स्टैटिस्टिक्स। कुछ चीजें ऐसी स्टैट्स की थी ना, मुझे मतलब समझ नहीं आती, वो अजीब सी चीजें हैं। और ऐसा हुआ कि 2020 के पेपर में हर क्वेश्चन में एबिलिटी के स्टैट का एक पोर्शन ऐड हो गया। अब उससे क्या हुआ, उससे ये कम हो गया, 5-5 नंबर सोचते रहे और मुझे नहीं है। तो इसकी वजह से जो मेरा जीएसए में स्कोर था वो 70 बचा, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज मेरे गलत हो गए और 10 नंबर के दो क्वेश्चन जो है ना वो मेरे बिल्कुल जीरो पे चले गए, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, गपशप लिख के आ गया। तो आप देखेंगे 80 इजीली मेरे आ जाते थे जनरल साइंस में एबिलिटी में, लेकिन मेरे 70 आए। तो ये मेरी वीकनेस थी। और पहली अटेम्प्ट में मेरे 58 थे जीएसए में। 58 किस वजह से थे, क्योंकि मैंने जो है वो साइंस वाले पोर्शन पे तैयारी इतनी नहीं की हुई थी। मैंने बस मतलब देखा, मैंने कहा अच्छा ये तो टोर्नेडो कैसे बनते हैं, साइक्लोन कैसे आता है, अच्छा इस तरह बन गए। पेपर में गया हूँ तो मुझे बिल्कुल चीजें नहीं याद आ रही थी, पिक्चर्स नहीं बन रही थी अच्छी। तो आपने, अगर आपकी एबिलिटी तो मैथ की आप कवर कर सकते हैं, लेकिन साइंस पोर्शन में आपने उसकी पिक्चर्स बनानी है हर क्वेश्चन के साथ। और आपने, मतलब अगर एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं तो हर पार्ट को आपने पिक्टोरियली इसको एक्सप्लेन करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर आपके नंबर आ सकते हैं। तो ये मेरा क्रक्स है जीएसए का। और जो इसके एमसीक्यूज हैं वो पास पेपर के रिपीट होते हैं। इसकी एक बुक है जीएसए की जो मैंने कारवान वालों की ली थी, और उसने काफी मुझे हेल्प किया। तो मेरे ख्याल से मेरा बोलना इतना ही काफी रहेगा। अब आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चंस जो कि हैंड रेज करके करेंगे। चैट में मैंने सबके मोस्टली क्वेश्चंस के जो थे वो आंसर कर दिए। जी हसीब, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो। सलाम। सर, मेरे मेरे जो क्वेश्चन थे, मेरी थोड़ी सी बहुत बेसिक और सिली से क्वेश्चन है, मेरी थोड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि मैं बिगनर हूँ। और मैं सर सीएसएस का एग्जाम इंशाल्लाह 26 में देने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को अभी से ही। तो मेरे कुछ सवाल ये थे सर कि आप जैसे कह रहे हैं कि नोट्स बनाएं, तो मेरा सवाल ये कि मेरे पास तो डिजिटल नोट्स की अवेलेबिलिटी है, तो आप के पास थी या नहीं थी? और अगर थी तो आप तब भी क्या खुद नोट्स बनाते थे? अवेलेबिलिटी थी या नहीं, अब मेरे पास जो थी ना, मेरी ये आदत
रही है कि मुझे दूसरों की चीजें समझ नहीं आती। मुझे अच्छे नोट्स मिल गए यूएस हिस्ट्री के भी, और बाकी इन्वायरमेंट साइंस के नहीं मिल सके। और इस एक दूसरी चीज तब ये थी कि मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करता था, मतलब जैसे मोस्टली आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसपी को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। तो मैं नहीं समझता था उनको, और मैंने किसी से इंटरेक्शन नहीं की थी। किसी सीएसपी से नहीं मैंने पूछा भाई तुमने कैसे किया कैसे नहीं किया। तो इससे मुझे ये था कि साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं आया। मतलब ना मैंने सुना वो 10-10 घंटे 20-20 घंटे पढ़ते थे, ना मैंने देखा कि वो उन्होंने पता नहीं 20-20 30-30 किताबें पढ़ी हुई थी। तो इससे मेरा एक प्रेशर नहीं आया। और दूसरी चीज, सब मेरा जो एक माइंडसेट था कि मुझे अपनी चीजें ही याद रहती हैं, तो फिर मैंने नोट्स खुद ही बनाए। अगर आपके नोट्स आपको लग रहा है कि दूसरों के किसी के नोट्स और आप उनको याद कर सकते हो तो दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप उसको याद नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए तरह की घंटी है कि आप उस कुछ देखना पड़ेगा। और तो ये मेरा ख्याल है, आपका आंसर है। जी अबीरा, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, एम आई ऑडिबल? सर, एम आई ऑडिबल? अबीरा क्या? सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आई कांट हेयर यू सर। आप क्वेश्चन करें, आई कैन। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इस्लामिक स्टडीज में आपने गाइडेंस दी, उसमें तो सर अहादीस और कुरानिक जो वर्सेस हैं वो तो बिल्कुल एक सॉलिड सोर्स हैं किसी भी चीज़ को सब्सटेंशिएट या जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन सर 20 मार्क्स के लिए अगर हम दो या दो से ज़्यादा आयात, 3 आयात और तकरीबन 3 अहादीस लिख दें, तो उसके अलावा कोई 2-4 ऐसे उलमा आप बता सकते हैं जिनका अगर हम नाम लिखें तो वो यूनानिमसली कोट होते हों और उसपे किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना होता हो, उन खास एक शख्सियत का नाम इस्तेमाल करते हुए, या कोई सेक्ट हर्ट ना होता हो और वो एक बात भी बड़ी जस्टिफाइड किस्म की बात हो जो हम वहाँ कोट करें, तो कोई आप मुझे ऐसे 2-3 शख्सियत के नाम बता सकते हैं सर? सर आप इसको प्लीज़ चैट में लिख दें बिकॉज़ मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। की है कि इट्स सिंपली अ माइक। तो जब मैं उसको प्लग इन करता हूँ तो आपकी आवाज नहीं आती, और जब मैं उसको निकालता हूँ तो फिर आपको मेरी आवाज नहीं जाती। सो इट्स ओनली वन टाइम, आप या मैं बोलूंगा या आप बोलेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि शख्सियात का कुछ बता दें इस्लामियात का। अब इसमें आंसर ये है कि मैं अब आज का, और अगर मैं 2020 में अपने आप को कंपैरिजन करूँ, सो राइट नाउ आई एम नॉट वेल वर्स्ड। ठीक है, नॉट वेल वर्स्ड इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन के कौन से थे कौन से नहीं थे। लिटरली मुझे किसी का नाम नहीं याद अभी। मैं बिल्कुल चीजों को भूल चुका हूँ। आई एम लिटरली फ्लैट, मुझे नहीं याद मैंने इस्लामियात को किस तरह किसको तैयार किया, किसके कोड तैयार किए। तो जो मैंने आपको बुक बताई है ना सर, ये कनिंगा चुगताई, इट्स वेरी एक्सीलेंट बुक। मतलब बहुत अच्छी लिखी हुई है, उसमें आपको सारी रेफरेंसेस मिल जाएगी। तो आप उसको यूज कर लें और आपके बड़े अच्छे आंसर हो जाएंगे उससे कवर। इसके अलावा कुछ कोलीग्स हैं मेरे, स्टूडेंट्स हैं पुराने, उन्होंने कहा था कि इस्लामियात में वो सेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। तो मैं रिकमेंड कर दूंगा, अगर आपको अच्छा मटेरियल लगता है और उनका अच्छा मटेरियल होगा तो आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है जी। शुमाइला, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जिस तरह आपने बताया कि ऐसे का मटेरियल, तो सर मैं ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन वगैरह या डेमोक्रेसी वगैरह इस तरह के जब हम टॉपिक करते हैं, तो एक तो हमने उनको किस तरह से डायमेंशंस में करना होता है, और दूसरा जो फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं जैसे कि पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में है कि हमने हर के अंदर कोई ना कोई एविडेंस वगैरह देना है, तो किस तरह से हम इस तरह के एविडेंस लें कि फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी किसी भी डायमेंशन में आए लेकिन हम हमारे फैक्ट्स और फिगर्स इस तरह से हो कि वो फिट किए जा सकें। और दूसरा सर मैंने पूछना था कि अगर इस्लाम में आता है तो उसमें हर क्वेश्चन में 2 से 3 या 4 रेफरेंसेस अरेबिक में काफी हैं या इससे ज्यादा होने चाहिए? थैंक यू सर।
क्वेश्चन है कि ऐसे के लिए अब ये आप क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हैं, व्हाट आई थिंक कि आपने अभी बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया इसमें, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको तैयार करना। अगर आपने बिल्कुल अभी तैयार किया है तो ये आपके माइंड में क्वेश्चंस रहेंगे और एंड तक रहेंगे। इसका सिर्फ सोल्यूशन ये है कि आपने मटेरियल को इम्प्रोवाइज करके यूज करना है। मतलब आपने एक चीज को 10 जगह यूज करना है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो डेमोक्रेसी जो अभी हम टॉपिक करेंगे या आपको यूएस वर्सेस चाइना बताया, उसमें 4-5 हमने फैक्ट्स देखे। अब एक फैक्ट को आपने 3-4 जगह पे यूज कर सकते हैं, 3-4 ओवरलैपिंग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जो आपका आंसर है आपको हेल्प करेगा वो चीज ये है कि आप एक फैक्ट बुक बना लें अपने लिए और उसमें डिफरेंट हेडिंग्स पे फैक्ट्स ऐड कर लें। अगर आपको लगता है डेमोक्रेसी पे मुझे 4 फैक्ट आते हैं तो आप कोशिश करें कि चारों को डिफरेंट तरीके से आप ऐड कर लें। अब डेमोक्रेसी पे फैक्ट फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी टॉपिक के जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एट स्टेक है, तो उसमें एक चीज फैक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, बाकी कुछ सब्जेक्टिव आर्गुमेंट्स ऐड कर दिए। तो इस तरह आप चीजों को बेहतर बना सकते हैं। इस्लामियात में कोड एक बड़ा इजी कोड है इस्लामियात में रेफरेंस ऐड करने का, कि आपको जितने नंबर हर क्वेश्चन में चाहिए उतने रेफरेंस ऐड करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 नंबर चाहिए क्वेश्चन में तो आप 10 रेफरेंस ऐड कर लें मैक्सिमम। तो आई यूज टू ऐड लाइक 8 to 10 रेफरेंसेस पर क्वेश्चन। और मेरा 2018 में इस्लामिया टारगेट हुई थी और तब मेरे 56 मार्क्स थे, और इस वजह से थे कि मैंने काफी अच्छे रेफरेंसेस ऐड किए थे। 2020 में अच्छे नहीं आ सके, अब उसकी रीजन पता नहीं क्या बनी, एमसीक्यूज नहीं ठीक आए या जो भी हुआ, लेकिन 18 में अच्छे थे। 20 में भी अच्छे थे, उसमें भी 50 प्लस थे। लेकिन अगर आपको ये कोड बता दूं कि 8 रेफरेंस हर क्वेश्चन में हो तो आप फेल नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही चीज हमने रोकनी है। समझा क्या क्वेश्चन आपका? सर मुझे पूछना था कि मैंने जैसे तैयारी स्टार्ट की है तो मेरी कंफ्यूजन है कि व्हाट शुड बी द एक्सटेंट और लिमिट ऑफ कवरिंग द टॉपिक। जैसे मैं कोई भी टॉपिक उठाता हूँ ना किसी भी सब्जेक्ट का, तो आई एंड अप मेकिंग वेरी लेंथी नोट्स और डिफरेंट उसके एरियाज कवर करता हूँ, और मुझे ये फील होता है कि ये एरिया भी इम्पोर्टेंट है और वो एरिया भी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें सर थोड़ी हेल्प कर दें। हम्म। अच्छा, हम जब आई थिंक आपने भी नहीं व्हाट्सएप फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक करवा रहा हूँ उसमें आप ये इत्मीनान रखें कि वो चीजें काफी हैं मेरे लिहाज से, तो क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई न्यू न्यू चीज नहीं मिलती। इसके अलावा अगर आप अपनी ओर पे कर रहे हैं तो आप टाइम लिमिट लगा लें कि यार मैंने इस चीज को 2 घंटे में कवर करना है, 3 घंटे में करना है, डेट्स फाइन। अब क्योंकि लिटरेचर आपके पास इतना ज्यादा है कि आपको चीजें मिल नहीं सकती, हमेशा आप कवर नहीं कर सकते। तो यू जस्ट नीड टू लाइक कंटेन योर सेल्फ के भाई जितना कर लिया काफी है, अब मैं याद तो कर लूं। जो आपने चीजें लिखी हैं फॉर एग्जाम्पल आप उसे याद तो करें। आपको जब याद करने की तरफ अपने ब्रेन को लेके जाएंगे ना कि भाई तुमने लिख लिया अब तुम उसे याद करो, तो आपका ब्रेन कहेगा नहीं यार ये तो मुझे याद है। आप पेपर देखेंगे आपको याद हो जाएगा, आप कहेंगे ये तो पेपर देख के तो मुझे सारा याद आ रहा है। लेकिन आप उसको जो है किसी को सुनाएं, आप कहीं मुझसे पूछो ये चीजें, तो आपको 2 चीजें याद रहेंगी 20 में से, बाकी 18 भूल जाएंगे। तो ये तरीका है आपका, आप अपने जो चीजें लिख रहे हैं उनको याद करें। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो ओवरबर्डन हो रहा है, याद ही नहीं होती जा रही चीजें, तो मैं तो इस तरह तो आप पीएचडी भी कर लेंगे किसी टॉपिक पे फिर भी आप कहेंगे चीजें कम है। तो जब तक आपको चीजें याद हो रही हैं टॉपिक पे आप समझेंगे बहुत है भाई, इससे ज्यादा नहीं कही जाएगी पेपर में आके जो होगा। तो ये सोच आप लेके हैं थोड़ी सी तो फिर आपके लिए बेहतर होंगी चीजें। जी सर, लास्ट क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर जरलश सर सवाल मेरा दो है बेसिकली। पहला सवाल ये है कि सर इस्लामियात में कौन सा मीडियम जो है वो बेटर है, वेदर इंग्लिश और उर्दू? क्योंकि सर मतलब एक दो जो सीएसपीज हैं उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे यही बोला है कि अगर आप इंग्लिश की तरफ जाते हैं तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा आपके आंसर को, और उर्दू की तरफ जाते हैं तो वो टोटली रट्टा बेस्ड है। सर इस पे थोड़ा सा गाइड कर दे काइंडली। जी मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट
हो रही थी, थोड़ा सा उसमें इशू आ रहा था। मैं ये समझूं कि आप पूछ रही हैं कि इंग्लिश में करें या उर्दू में करें। तो मैंने इसको इंग्लिश में किया था क्योंकि एक रीजन ये है कि आपका एक टेम्पो बना होता है, स्पीड बनी होती है इंग्लिश में लिखने की, आप इजीली कर लेते हैं। उर्दू में इसलिए नहीं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। आपका देखें इस्लामियात होता है आपका, आई थिंक 6 पेपर, तो आपने पहले 5 पेपर इंग्लिश में दिए होते हैं, तो आपकी जो है ना स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन वही चीज अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और उर्दू का ये है क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर हैं मोस्टली, उनको थोड़ा सा उर्दू समझना ज्यादा इजीली हो जाता है क्योंकि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हम वो इजीली उसको कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं। और उर्दू स्पेस भी बहुत ज्यादा लेती है लिखते हुए, मतलब एक लाइन में आपके 20 वर्ड आ जाएंगे और अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। सो दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग एट दैट टाइम कि यार मैंने पेपर भरना है, ठीक है, बेसिक चीज जो थी, और अच्छे नंबर लेने हैं, पास भी होना है, तो मैंने फिर इस वजह से इसको इंग्लिश में शिफ्ट किया। और आपके आर्गुमेंट्स आप उर्दू में लिखें इंग्लिश में लिखें सेम ही रहते हैं। मेरे एक दोस्त थे जो मेरे साथ ही बैठे होते थे, वो उर्दू में लिखते थे एंड ही स्कोर वेरी गुड मार्क्स। लेकिन उसकी वो स्पेशलिटी थी उर्दू में लिखना, वो काफी अच्छे से चीजों की प्रैक्टिस करता था और उसको समझता था कि भाई मेरी मास्टरी है, मैं चीजों को अच्छा लिख सकता हूँ। और मैंने ही अपने लिए अंडरस्टैंडिंग की कि नहीं यार, पेपर में मेरे से नहीं निकलनी, तो बजाय इसके कि मैं इसमें फेल हो जाऊं इस्लामियात में, मैं इसको पास भी करूं और कुछ नंबर भी लूं। अच्छा, इंग्लिश क्रिटिकल एनालिसिस बेस नहीं है मेरे ख्याल से। आप अगर इस्लामियात को इंग्लिश में लिखेंगे तो वही चीजें आपकी इंग्लिश में भी आएंगी जो उर्दू में आएंगी। तो मैंने अगर चीजों को उर्दू में याद करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लिया है, तो इसका मतलब है जो मैंने याद किया वही मेरा क्रिटिकल एनालिसिस था और उसी तरीके से मैंने उसको अच्छी तरीके से याद किया, तो उसमें नंबर भी आए हैं। जो सर दूसरा सवाल काइंडली रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में है, कि अगर एक बंदा है वो बिल्कुल ही मतलब जो है वो नया है एक लैंग्वेज लिखने के लिए, तो सर उसको रीजनल लैंग्वेजेस चूज करनी चाहिए कि नहीं? फॉर एग्जांपल मैंने पश्तो चूज करनी है, बट ये है कि पढ़ना मुझे आती है, लिखना ऐसा मुझे नहीं आती है, मैं बिल्कुल न्यू हूँ उसके लिए। तो सर कमांड उस पे मुझे सीएसएस में मार्क्स दिला सकेगा कि नहीं? काइंडली इस पे गाइड कर दें। अच्छा, मुझे इसका पश्तो जो अच्छे नंबर देती है या नहीं देती, इसके साथ जो आपका अगर लिखने में मसला है, आपको पश्तो स्पीड आपकी कम है तो पेपर में तो मसला करेगी। और इसके साथ अगर आप देखें, आपको लगता है कि यार हो जाती हैं पश्तो की और आप ये चीज कम कर सकते हैं लिखने की, तो आप इस- कुछ प्रेफरेंसेस चेंज कर लें। साइकोलॉजी अच्छी जा रही है मेरे ख्याल से, इस ग्रुप में है या नहीं है, फिलोसफी बड़ा अच्छा नंबर दे रही है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी अच्छे नंबर दे रही है, तो आप इन सब को भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको अपने जो जो रीजनल लैंग्वेज, हमने तो पेपर भर के आना है, खाली सुबानी सुनाना नहीं है उसे राइट एग्जामिनर को। जी गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जिस तरह आप लेक्चर देते हैं करंट अफेयर पे और उसकी फिर बाद में आप पीडीएफ भी शेयर कर देते हैं और आप कह रहे हैं कि इसके नोट्स भी बनाएं। सर जब मतलब नोट्स बनाने बैठती हूँ ना, तो मेरे साथ ये मसला आता है कि मुझे हर स्लाइड जो है ना इम्पोर्टेंट लगती है और मुझे समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह नोट्स बनाए, मतलब कौन सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो हम अपने नोट्स में लिखें। सर इसके बारे में थोड़ा सा काइंडली मतलब गाइड कर दें।
जी बिल्कुल, क्या क्वेश्चन आपका? अरीबा, योर क्वेश्चन। कितना कंपल्सरी है? जैसे हम जैसे बच्चे जो गांव में रहते हैं उनको तो न्यूज़पेपर की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती, तो न्यूज़पेपर कंपल्सरी है बहुत ज्यादा सीएसएस को पास करने के लिए? अरीबा, आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे। सर मैं न्यूज़पेपर का पूछ रही थी कि न्यूज़पेपर कितना कंपल्सरी है? जैसे हम गांव में रहते हैं, हम जैसे बच्चे उनको फैसिलिटीज नहीं ओके, होती। न्यूज़पेपर का मैं आपको बता पेपर का आप पूछ रही हैं, तो न्यूज़पेपर बेसिकली आपने किस तरह रीड किया है? मैं एक्सप्लेन किया हुआ है कि में पहले मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। न्यूज़पेपर आई थी मेरे पास। गाइस एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा इशू कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। तो आई सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट मंडे को होगी अब, क्योंकि कल भी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा और परसों भी नहीं होगा, और मैं वीकेंड पे क्लास नहीं लेता। मैं अपना जो है वो हमारे कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी। और इंशाल्लाह जो हमारा लॉस है 3 क्लासेस का, उसको हम विद द पैसेज ऑफ नेक्स्ट वीक्स हम उसको कवर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल। मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। थैंक यू।